हेलो नमस्कार। मैं आपका दोस्त विश्वास। आइए हम अपनी एक इंग्लिश सीखने की जो नई सीरीज शुरू करने वाले हैं उसको स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको वादा करता हूँ आपसे इस तरह से इंग्लिश पढ़ेंगे जो आज तक आपने अभी कभी इससे पहले कभी पढ़ा नहीं होगा। और मैं आपको एक एक वर्ड बाय वर्ड, बस आपसे मेरा निवेदन यही रहने वाला है कि आप इस क्लास से जुड़े रहिए। और आपको जहाँ भी कोई डाउट लगता है तो आप उसको कमेंट माध्यम से या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज करके डायरेक्ट पूछ सकते हो। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक सीरीज के माध्यम से इंग्लिश ग्रामर की शुरुआत किस तरह से होती है, सारे एक एक कंसेप्ट को समझने वाले हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस क्लास में। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। तो हम एक सीरीज जहाँ से इंग्लिश की शुरुआत होती है वहाँ से लेकर चलते हैं। और एक सेंटेंस या सेंटेंस क्या कहें, एक लाइन लिखूंगा और वो जब लाइन खत्म होगी तो वहाँ हमारी इंग्लिश पूरी खत्म हो जाएगी। आप बस डटे रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इंग्लिश की शुरुआत किस तरह से होती है। तो आपको पता है कि सबसे पहले क्या आया है इंग्लिश में, तो साउंड से सबसे पहले क्या आता है, साउंड। अब जो साउंड होती है, सबसे पता है कि आपने स्किल्स टीचिंग स्किल्स पढ़ी होंगी कि लिसनिंग, पहले व्यक्ति क्या करता है जब बच्चा पैदा होता है तो पहले क्या करता है, लिसनिंग। फिर क्या करता है, स्पीकिंग, LSR, फिर रीडिंग, फिर राइटिंग। तो सबसे पहले बच्चा या कोई किसी भी क्या करे तो साउंड निकल के आती है। जब कोई शुरुआत करता है अपने जीवन की तो सबसे पहले क्या निकल कर आता है, साउंड। और साउंड जो होती है हमारी कितनी, 44। ये हमारी दो कैटेगरी में बटी होती हैं, एक वोवेल्स और कॉन्सोनेंट। अभी आप इतना समझिए क्योंकि अभी हम 12th लेवल की क्लास को लेकर चल रहे हैं, तो आप सिर्फ इतना चाहिए, सबसे पहले क्या आता है, साउंड। और साउंड से मिलकर क्या बनाया गया है, लेटर्स। क्योंकि इसको सुविधा को समझते हो, क्योंकि इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन रहता था, तो उसको सुविधाजनक बनाने के लिए लेटर्स तैयार किए गए। और आपको पता है कि लेटर 26 होते हैं टोटल लेटर्स। और वोवेल्स कितने होते हैं, 5 वोवेल्स। एंड वोवेल्स कितने होते हैं, वोवेल्स की संख्या 5 और कॉन्सोनेंट की कितनी होती है, 21। यहाँ तक आपको समझ में आए। और लेटर से मिलकर ही इंग्लिश लैंग्वेज में क्या बना रहता है, अल्फाबेट। उसको कहते हैं अंग्रेजी वर्णमाला। और अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल कितने होते हैं, 26 लेटर। जब हम लेटर्स को मिलाकर किसी वर्ड को तैयार करने की कोशिश करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, वर्ड। ठीक है, इतना अभी आप समझते चलिए, आपको आगे पूरा समझ में आने वाला है। अब वर्ड के बाद क्या, वर्ड से मिलकर क्या बनता है, फ्रेज। मैं अभी सिर्फ नाम लिखा रहा हूँ, इसके बाद हम क्या एक एक करके सभी को पढ़ेंगे तो आपको डिटेल में बताऊंगा। फिर क्या आता है, क्लॉज, CLAUSE, क्लॉज। और फिर आता है हमारा सेंटेंस। मैं आपको वादा करता हूँ कि जब सेंटेंस हमारा खत्म होगा तो हमारी पूरी इंग्लिश पूर्ण हो चुकी होगी, कंप्लीट हो चुकी है। तो अभी तक आपने क्या पढ़ा, लेटर्स। लेटर्स कितने होते हैं, 26। जब हम दो या दो से अधिक लेटर्स को एक साथ कंबाइन करते हैं और जो वर्ड हमारे सामने निकल कर आता है वो हमारा क्या कहलाता है, वर्ड। लेकिन वर्ड तब तक नहीं कह सकते उसको जब तक वो मीनिंगफुल अर्थ ना दे। तो अगर कोई कलेक्शन ऑफ लेटर्स, तो हमारा सबसे पहले अब हम स्टार्टिंग करते हैं कि जब वर्ड तैयार होता है तो वर्ड को हम कितने प्रकार से बोल सकते हैं या कितने रूप दे सकते हैं, वो जानने के लिए हमें इस वर्ड को समझना पड़ेगा। तो आप अच्छे से समझते होंगे कि आपने नाम भले सुने होंगे कि क्या होता है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, ETC। लेकिन आपको बेसिक रूप से पता नहीं होगा इनको आखिरकार क्या बोला जाता है। जब हमारे सामने एक वर्ड निकल कर आता है तो उसको कहते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। ये बात हमारे सामने निकल कर आती है। जब एक वर्ड सामने आया तो उसके पार्ट ऑफ स्पीच कितने हो सकते हैं, या फिर यूं कह सकते हैं कि सॉरी, पार्ट शब्द के भेद कह सकते हैं आप इसको। तो कितने, एक शब्द के कितने भेद हो सकते हैं, टोटल भेद हो सकते हैं हमारे पास 8। और 8 जो भेद होते हैं उसको हम पहले सिर्फ नाम देते हैं, फिर क्रम से पढ़ने की कोशिश करते हैं। दूसरा, प्रोनाउन।
तीसरा होता है एडजेक्टिव, और चौथा होता है वर्ब, पांचवा एडवर्ब, छठवां प्रीपोजिशन, सातवां कंजंक्शन। अभी आप सिर्फ इतना इनका नाम समझ लीजिए। फिर आठवां होता है हमारा इंटरजेक्शन। क्या ये क्यों लिखवा रहे हैं इंटरजेक्शन? क्योंकि आपको पता चल जाए कि एक वर्ड के कितने पार्ट ऑफ स्पीच हो सकते हैं या कितने रूप हो सकते हैं। एक किसी वर्ड को उठाकर देखा जाए तो उसके नाम हम डिसाइड करने जाए तो तब उसको किस नाम से पुकारा जा सकता है। तो हम यहाँ तक आ गए, लेटर से मिलकर क्या बनता है वर्ड। लेकिन वर्ड हम कब कहते हैं? जब उसका कोई मीनिंगफुल अर्थ निकलता हो, और जब मीनिंगफुल अर्थ निकलता है तब हम उसको एक शब्द, उस शब्द को किस नाम से या क्या नाम दे सकते हैं, वो हमें इनको पढ़ने की जरूरत है। तो अब हमें समझना है, जब ये हमारा सारा 8 पार्ट ऑफ स्पीच क्लियर हो जाएंगे तो समझ लो आपके हाथ में पूरी ग्रामर आपके हाथ में रहेगी, मुट्ठी में आपके आ जाएगी। तो चलिए कोशिश करते हैं। फ्रेज, क्लॉज, सेंटेंस, ये हम बाद में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या समझते हैं? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन। या फिर इसको कह सकते हैं, थोड़ा इसको समझ लो क्योंकि बाद में हम इसको डिटेल में समझने वाले। फ्रेज क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स, वो कलेक्शन क्या होता है? वर्णों का एक समूह होता है, शब्दों का एक समूह जो एक मीनिंग देता है। क्या मीनिंग तो एक देता है, लेकिन ये कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है, या कह सकते हैं ये स्वतंत्र मीनिंग नहीं देता है। और क्लॉज क्या होता है? इसको कहते हैं वाक्यांश। आपको पता होना चाहिए, वाक्यांश वाक्य का एक अंश होता है। और ये होता है क्लॉज यानी उपवाक्य, और ये होता है सेंटेंस। सेंटेंस यानी वाक्य, आपको पता है। और क्लॉज भी क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, लेकिन इसके पास अपना एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है। और आपको पता है सेंटेंस आपने अच्छे से देखा ही है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट मिलकर क्या बनाता है? सेंटेंस। और एक सेंटेंस में एक, दो या दो से अधिक भी सेंटेंस, उपवाक्य या क्लॉज कह सकते हैं, हो सकते हैं। क्या दो या दो से अधिक क्लॉज एक साथ आ सकते हैं, वो हमारा क्या कहलाएगा? सेंटेंस। अभी तक इतना समझो, फिर हम जब आप ये चीज समझ जाओगे ना तो आपको ये चीजें अच्छे से आने वाली हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन से। ठीक है, तो तब तक आप इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो आपने नोट कर लिया अच्छे से। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? पहला पार्ट ऑफ स्पीच, उसका नाम क्या है? नाउन। तो नाउन आप यहाँ से समझ लिए कि पहले हम इसका बेसिक जानने की कोशिश करेंगे। हम उनको लेकर चल रहे हैं जिनको अभी तक कुछ नहीं पता है अंग्रेजी की बात। तो नाउन की परिभाषा क्या लिखोगे आप? डेफिनेशन। आप सिर्फ इतना समझिए कि आपने वो पढ़ा होगा, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। मैं आपको वो डेफिनेशन लिखवा देता हूँ। इसकी दो डेफिनेशन होती हैं। नाउन इज नेम, नेमिंग वर्ड। नाउन इज द नेमिंग वर्ड, क्योंकि वो उस डेफिनेशन से कंप्लीट नहीं होती हमारा नाउन की परिभाषा। तो आप सिर्फ इतना, नाउन इज द नेमिंग वर्ड। क्या होता है नाउन? कि जिस किसी का हम नाम रख सकते हैं वो सारी चीजें क्या कहलाती हैं? नाउन। नाउन इज द नेमिंग वर्ड। कोई भी हो सकता है इस संसार में जिस किसी का भी हम नाम रख सकते हैं वो सारी चीजें क्या कहलाएंगी? नाउन। तो नाउन आपने समझा। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि नाउन के काइंड्स। ठीक है, तो आप यहाँ पे समझिए कि नाउन अब आता है हमारा कैसे। नाउन का एग्जांपल आपको मैं दे देता हूँ, जैसे बॉय, टेबल, प्लेस का नाम, शिवपुरी, कुछ भी हो सकता है, ईटीसी, दिल्ली। तो इस हमारे क्या कहलाएंगे? किस कैटेगरी में जाएंगे? नाउन की कैटेगरी। अब मैं आप बात करता हूँ आगे, बात करता हूँ नाउन के काइंड्स की। सबसे महत्वपूर्ण नाउन के काइंड्स, या आप कह सकते हैं प्रकार। नाउन के काइंड्स या प्रकार। तो नाउन के काइंड्स हमारे होते हैं टोटल 5। ठीक है, कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं मूल रूप से, जो अभी तक पढ़ते चले आए।
कॉम्पिटिटिव हिसाब से दो होते हैं, मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला हमारा क्या आने वाला है कि कौन सा होता है प्रॉपर नाउन। सॉरी, इसको हम और ऊपर लेते हैं। पहला हमारा आता है प्रॉपर नाउन। इसको हम हिंदी में कहेंगे, हिंदी लेकर मैं इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि आप सिर्फ ये ना समझिए कि एक कंपटीशन के हिसाब से, ये हम किस क्लास को लेकर चल रहे हैं, 10th 11th 12th सभी क्लास को लेकर। तो इसको हिंदी में क्या कहते हैं, व्यक्ति वाचक संज्ञा। मुझे पता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे यूट्यूब पर आएंगे कि वो कहेंगे इतनी बेसिक चीज पढ़ा रहे हैं तो क्या पढ़ना है, लेकिन आप आगे आएंगे तो हम एडवांस तक जाएंगे। तो प्रॉपर नाउन को क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक। टू शो अ पर्टिकुलर नेम, टू शो क्या दिखाता है, टू शो अ नेम ऑफ पर्टिकुलर। किसी व्यक्ति, पर्सनल व्यक्ति, पर्टिकुलर किसी भी वस्तु का नाम हो, पर्टिकुलर एक, उससे सिर्फ वही किसी का नाम होना चाहिए, उसके अलावा उसका कोई दूसरा विकल्प नहीं होना चाहिए, एक ही व्यक्ति हो। जैसे शुरू हुआ वो क्या प्रॉपर नाउन में आ गया, किसी शहर का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, वो सारे क्या कहलाएंगी, टू शो अप नेम ऑफ पर्टिकुलर। तो किसके दिखाते हैं, किसी पर्टिकुलर नेम को दिखाते हैं, वो क्या कहलाती हैं, व्यक्तिवाचक। यहाँ से समझिए, व्यक्ति से आप ये ना समझे कि सिर्फ व्यक्ति, सिर्फ वो किसी को भी दिखा सकती है। व्यक्ति हो सकता है, वस्तु या फिर स्थान, किसी का भी नाम हो सकता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, राम किसी लड़के का नाम है। जैसे टेबल, ये तो हो जाएगा हमारा क्या, राम हुआ किसी शहर का नाम, ठीक है। जैसे मॉन्टेक्स पेन का नाम, फ्लेयर पेन का नाम। तो ये सारे किस चीज को दिखा रहे हैं, किसी व्यक्ति। अगर मैं सिर्फ पेन बोलूं तो कॉमन में चला जाएगा, इसलिए हम इसको पढ़ने वाले नहीं। तो अभी ये हमारे काम की सिर्फ क्या है, क्लास 10th 11th 12th 9th, ये सारी क्लास के लेवल से पढ़ रहे हैं। जब हम आगे पढ़ेंगे तो वो हमारे कंपटीशन के हिसाब से, इसलिए मुझे ये बताना जरूरी है। तो कॉमन नाउन, नेक्स्ट हमारा आता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को आप हिंदी में क्या कहेंगे, ये दिखाता है किसको, व्यक्ति को, और ये होता है पूरी जाति को दिखाता है। कोई भी किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम से पूरी जाति का बोध किया जा सके, एक ही नाम से हम पूरी जाति को पुकार सके, वो क्या कहलाता है, कॉमन नाउन। पूरी जाति को दिखाएगा, जाति का बोध कराए, वो सारे शब्द या चीजें क्या कहलाएंगी, वो सारे शब्द या चीजें कॉमन नाउन कहलाएंगे, ठीक है। कैसे कहेंगे, कॉमन नाउन कहलाते हैं, ठीक है। उनको सभी को क्या कहें, कॉमन नाउन। कैसे, जैसे किसी लड़के का नाम है, अगर हम उसको सभी लड़कों को बॉय बोलते हैं तो बॉय क्या हो जाए, कॉमन नाउन। चेयर कॉमन नाउन, पेन कॉमन नाउन, काऊ कॉमन नाउन। अगर हम इस काऊ को नाम रख ले मंगली, सीता, कुछ भी नाम रख दिया जाए तो वो क्या कहलाएगा, फिर प्रॉपर नाउन, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ में आई। अगर आपको यहाँ तक बात समझ में आया हो तो तीसरा हम आगे लेकर चलते हैं, तीसरा पॉइंट। तीसरा हमारा आता है क्या, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाम को हिंदी में कहते हैं पदार्थवाचक, पदार्थवाचक संज्ञा, ठीक है। अब क्या, मटेरियल से आपको पता चल रहा है पदार्थ, वो सारी चीजें जो किसी पदार्थ से मिलकर बनती हैं, वो सारी किस्में जाएंगी मटेरियल नाउन। जैसे ऑयल हुआ, मिल्क हुआ, राइस हुए, ब्रेड, बटर, ये सारी किस्में जाएंगी मटेरियल नाउन में। तो आपको इतना ही रखना, जो चीजें किसी पदार्थ से मिलकर
बनी हो बनी हो उन सभी उनको मटेरियल नाउन की कैटेगरी में रखा जाएगा। ठीक है, वो सारे शब्द या चीजें जो किसी मटेरियल को शो करती हैं वो उसको हम क्या कह सकते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? किसी को इसमें समस्या हो, एक बार और रिपीट कर देता हूँ कि हमने क्या पढ़ा, नाउन पढ़ा। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा। और दूसरी परिभाषा, क्योंकि ये अनकम्प्लीट थी, पूरी परिभाषा तो नहीं करती थी, इसलिए हमने क्या कहा, दूसरी परिभाषा का सहारा लिया कि नाउन इज द नेमिंग वर्ड। इस सारे संसार में जिस किसी भी व्यक्ति वस्तु का हम कोई भी नाम दे सकते हैं, चाहे वो उसको हम देख सकते हो या फिर नहीं देख सकते हो, छू सकते हो या ना छू सकते हो, वो सारी किस कैटेगरी में जाएंगे, संज्ञा, नाउन की कैटेगरी में। ठीक है, फिर पढ़ा हमने क्या, नाउन के काइंड्स या नाउन के प्रकार। नाउन के प्रकार कितने होते हैं, 5। 5 में से हमने 3 पढ़ लिया है। पहला प्रॉपर नाउन, किसी व्यक्ति, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति वस्तु स्थान के बारे में बात करें वो क्या कहलाता है, प्रॉपर नाउन। दूसरा, जिस शब्द से पूरी जाति का बोध कराया जा सकता है, एक ही नाम से हम पूरी जाति को संबोधित कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है, कॉमन नाउन। अब तीसरा हमने पढ़ा मटेरियल नाउन, जो किसी पदार्थ को बताता है। पदार्थ से बनी हुई सारी चीजें वो किस में जाएंगी, पदार्थ से बनी हुई, जैसे ऑयल हुआ, आप उसको नहीं गिन सकते। ठीक है, दूध हुआ, वाटर, ब्रेड, राइस, दालें, ये सारी किस कैटेगरी में जाने वाली हैं, मटेरियल नाउन। तो 3 बात समझ में, 3 इसके प्रकार समझ में आए। इसको हम शॉर्ट में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसकी परिभाषा मैंने आपको दिखा दी, और इसको डिटेल में हम आपको, सिर्फ हमारा पढ़ने का उद्देश्य क्या है कि आपको थोड़ा जानकारी मिल जाए। अन्यथा आपका यहाँ पर नाउन का प्रयोग क्या रहने वाला है कि नाउन को हम पहचाने कैसे, और नाउन का किस तरह से प्रयोग किया जा सकता है, कहाँ कहाँ पर। ठीक है, चलिए तो फिर इसके आगे के अपन 2 प्रकार और पढ़ने की कोशिश करें। तब तक आप इसको नोट कीजिए, हम दोबारा मिलते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। चौथा मैंने पहले से लिख रखा है क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम की सेविंग रहती है, तो आपको पहले डायरेक्ट समझाता हूँ कि 3 हम पढ़ चुके थे। चौथा है हमारा कलेक्टिव नाउन, यानी समूहवाचक संज्ञा। टू शो अ कलेक्शन, वो सारे शब्द जिनसे हम किसी समूह को एक ही नाम से पुकार सकते हैं उसको कहते हैं कलेक्टिव नाउन। जिस प्रकार आपने देखा होगा, पुलिस में जो गार्ड रहते हैं, सैनिक रहते हैं, सिपाही रहते हैं, उनका अलग अलग नाम रहता है, अलग अलग कैटेगरी आते हैं, लेकिन हम उन्हीं को, उन सभी को किस नाम से पुकारते हैं, पुलिस। जैसे आर्मी में सोल्जर्स होते हैं, सोल्जर्स को हम एक ही नाम से पुकारते हैं, क्या, आर्मी। इसी प्रकार डॉक्टर्स, वो सॉरी क्या कहते हैं, जज, जज होते हैं ना, उनको हम एक ही नाम से किस नाम से पुकार सकते हैं, जूरी। तो जजों की जो संख्या होती है उन्हीं को हम कहते हैं जूरी। क्लास, स्टूडेंट के कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, क्लास। तो वो सारे चीजें जिसको हम एक समूह के नाम से या फिर उस सारे व्यक्ति वस्तुओं को एक ही नाम से पुकार सकते हैं, वो क्या कहलाता है, समूहवाचक संज्ञा। अब हमारा जो 5वां प्रकार आता है वो कौन सा होता है, हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, आपको पता चल रहा है एब्स्ट्रैक्ट से यानी भाववाचक, भाववाचक संज्ञा। आप अभी इतना समझते चलिए, भाववाचक, जिस किसी चीज को जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं, उनको क्या कहते हैं, फील्स ओनली, सिर्फ महसूस किया जा सकता है, सिर्फ महसूस किया जा सके, उनको क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे आपको मैं एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ, जैसे हैप्पीनेस। हैप्पीनेस को आप क्या देख सकते हो, नहीं, सिर्फ फील कर सकते हो। खुशी, ऑनेस्टी, ईमानदारी, आप इसको देख सकते हो, नहीं, सिर्फ महसूस कर सकते हो। ठंडक, कोल्डनेस, आप ठंडक महसूस करते हो लेकिन उसको देख नहीं सकते। तो वो सारे शब्द या वो सारी चीजें जिनको हम छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस किया जा सकता है, चाइल्डहुड,
सभी को पता है कि चाइल्डहुड बचपन को बोलते हैं, लेकिन देखा है किसी ने? नहीं, उसको फील किया है। तो वो सारे शब्द क्या कहलाएंगे? ये हमारे किस में जाएंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अगर आपने इसको अच्छे से समझा है, इसकी परिभाषा, मेरा बस आपसे इतना ही कहना है कि आप इसको परिभाषा के अनुसार उनको फील कीजिए, तो वो आपको सारे प्रकार आपको एक एक करके समझ में आने वाले, किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मैं चलते चलते आज थोड़ा हम क्लास को इतनी ही रखने वाले, तो जाते जाते मैं आपको कॉम्पिटिटिव हिसाब से बता दूं कि आपको कंपटीशन के हिसाब से हमारे सिर्फ कितने प्रकार होते हैं नाउन के? 2 प्रकार होते हैं एज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से नाउन के कितने प्रकार होते हैं? सिर्फ 2 प्रकार होते हैं। आपको 2 ही रखना है, एक तो होता है काउंटेबल, दूसरा होता है अनकाउंटेबल, ठीक है। आपको काउंटेबल का पता है, जिसे हम काउंट कर सकते हैं वो क्या कहलाते हैं? काउंटेबल। जिसे गिना जा सके वो होता है काउंटेबल, और जिसे ना गिना जा सके, ना गिना जा सके, वो क्या कहलाता है? अनकाउंटेबल। तो किस प्रकार? जैसे आप लड़के को गिन सकते हैं तो बॉय, और इसका प्लूरल बन जाएगा बॉयज, ठीक है, क्योंकि काउंट कर सकते, एक लड़का है तो बॉय, और ज्यादा तो बॉयज। उसी प्रकार आप वाटर के गिन सकते हो, पानी को नहीं गिन सकते। आप मिल्क को गिन सकते हो? नहीं। मिल्क की क्वांटिटी जो लीटर यूनिट में नापा जाता है, उसको यूनिट काउंट किया जा सकता है। अनकाउंटेबल नाउन का ध्यान रखना कि अनकाउंटेबल नाउन को हम काउंट कभी नहीं कर सकते, ठीक है। उसको यूनिट के माध्यम से, जैसे टाइम, टाइम को काउंट कर सकते हैं? नहीं, उसकी यूनिट को काउंट कर सकते, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर्स। तो उसी प्रकार डिस्टेंस। तो आप इतना रखिए कि जिन चीज़ों को हम काउंट नहीं कर सकते वो अनकाउंटेबल नाउन, और यही हमारे क्या, किस हिसाब से? कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से। और मैं आपको बता दूं कि अगर काउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से ही हम क्या, वर्ब का यूज करेंगे, वर्ब का यूज करेंगे। अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो अनकाउंटेबल नाउन हमेशा ही क्या, सिंगुलर वर्ब लेती है, हमेशा। यही बात ध्यान रखना है। तो हमेशा क्या, सिंगुलर वर्ब अपने साथ लेगी, इसके साथ कभी भी हम प्लूरल वर्ब का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो आज हम इतना ही रखेंगे, और डेली जुड़ते रहिए, जुड़ेंगे हम इसी क्लास के माध्यम से आपसे। आपसे हमारा एक ही रिक्वेस्ट कह सकते हैं, या फिर मैं आपसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आप डेली इस क्लास से जुड़िए। आई होप यू आप अच्छे से अपनी इंग्लिश को तैयार कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर टुडे कमिंग दिस क्लास, एंड वी विल टुमारो, ठीक है, वी विल मीट टुमारो, एंड बाय बाय, सी यू।